रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से एक बार बता देना तो। आई थिंक हो गया ना सर? হয়েছে। यस सर, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बिजनेस लॉ का क्लास है सर, और बिजनेस लॉ में हम लोग बात कर रहे हैं सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने बेसिक चर्चा कर लिया। अभी मैं सेल ऑफ गुड्स में थोड़ा सा एडवांस चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सेल ऑफ गुड्स का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए ना, जिसमें सेल ऑफ गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, ठीक है। फिर सेल ऑफ गुड्स में इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट होता है, बायर सेलर के बारे में जो बातचीत होता है। फिर सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या फ़र्क होता है, ये सब जो बेसिक बातें हैं। सेल और हायर परचेज में क्या अंतर होता है, बेलमेंट और सेल पे क्या अंतर होता है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट बेसिक लेवल है, ये मैंने डिस्कस कर चुका लास्ट वीक। मुझे याद है, आप लोगों को भी ज़रूर याद होगा सर, कि मैंने कंडीशन एंड वारंटी स्टार्ट किया था। याद है आप लोगों को? हाँ, कंडीशन एंड वारंटी की मने आछे कि नहीं? बोलो सर। कंडीशन एंड वारंटी का कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को हल्का फुल्का? ऐसे तो पूरा याद आना चाहिए, फिर भी मने आछे कि नहीं आछे? है सर। ओके। तो मैंने लास्ट वीक आपसे डिस्कस किया था कंडीशन एंड वारंटी के बारे में। अब वही कंडीशन एंड वारंटी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर, उसी के बारे में थोड़ा और आगे बात करूँगा। सेल ऑफ गुड्स में मैंने स्टार्टिंग जो पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज बेसिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर्म कैसे होता है, मतलब सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एग्रीमेंट कैसे होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होता है, इमीडिएट ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू सेल पे क्या बेसिक डिफरेंस है, इमीडिएट ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू सेल पे क्या बेसिक डिफरेंस है, गुड्स क्या होता है, कितना तरह का गुड्स होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स किसे बोलते हैं, फ्यूचर गुड्स किसे कहते हैं। हाँ सर, एग्जिस्टिंग गुड्स किसको कहते हैं, फ्यूचर गुड्स किसको कहते हैं, कंटिंजेंट गुड्स किसको कहते हैं। अच्छा, एग्जिस्टिंग पे भी फर्क था एक। एग्जिस्टिंग के अंदर भी आपको एक स्पेसिफिकेशंस मिलता है। स्पेसिफिक क्या है, एसर्टेड क्या है, अनएसर्टेड क्या है। फिर मैंने आपको एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेल ऑफ गुड्स में जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो एसेंशियल पॉइंट्स है, उसके बारे में मैंने बात किया। प्राइस, मतलब सेल ऑफ गुड्स में प्राइस या मनी कंसिडरेशन, मतलब हम लोग कोई भी चीज जब मार्केट से खरीदते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। हम खरीदेंगे तो हम बायर बन जाएंगे, और जो मुझे सेल करेगा वो मेरा सेलर बन जाएगा। तो उसमें बायर और सेलर के बीच में मनी कंसिडरेशंस के बारे में भी मैंने डिस्कस कर चुका था। ये बेसिक था। जिन लोगों का भी ये बेसिक डिस्कशंस नहीं हुआ है सर, ठीक है, बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग अगर बाई चांस किसी का सेल ऑफ गुड्स का बेसिक आइडिया नहीं है, वो जरूर एक बार गो थ्रू करके रखें। हाँ सर, बस इतना आप बोलूंगा। अब आगे चलूंगा सर। आगे चलते चलते, अच्छा, क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा साथ साथ में। हर चैप्टर के, मतलब टॉपिक के एंड पे आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस। फिर साथ साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपको काफी अच्छा होगा सर। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टॉपिक का आइडिया भी हो जाएगा, और साथ में आपको भी पता लगेगा कि आपको कितना सॉल्व हो रहा है और कितना गुड इवनिंग नहीं। सर। यस, गुड इवनिंग नील, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग इनकी, गुड इवनिंग दादा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एक बड़ा स्टूडेंट है, वो गुड इवनिंग बहुत करता है। यस सर, गुड इवनिंग, ठीक है। अच्छा, कंडीशंस एंड वारंटी पे बात हो रहा था सर। तो कंडीशंस एंड वारंटी पे जो इम्पोर्टेंट चर्चा मैंने लास्ट दिन किया था, उसमें कंडीशंस क्या है और वारंटी क्या है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। इसमें आपको सेक्शन 11 के बारे में मैंने बात किया था। फिर कंडीशंस एंड वारंटी के बारे में सेक्शन 12, सेक्शन 13, ये चर्चा हुआ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था सर इसमें, कि मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स सेल होता है ना, तो उस पर्टिकुलर गुड्स के सेल के पीछे कंडीशंस बहुत एसेंशियल होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उसमें एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है ना सर, एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये जो एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो है कंडीशंस।
याद रखे सर, मतलब विदाउट कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। आपको मैं इतना बताना चाहूंगा सर, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी विदाउट कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। कंडीशन तो होगा सर, और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बायर और सेलर के बीच में एक खरीदार और एक बेचने वाला, ठीक है, मतलब जो बेचने वाला है और एक खरीदार है, बायर एंड सेलर, इनके बीच में जो कुछ भी होता है उसमें एक कंडीशंस होता है, और वो कंडीशंस हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं आपको कंडीशंस के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंडीशंस एंड वारंटी पे चर्चा मैंने कर लिया था। वारंटी जिसके बिना हम लोग, मतलब सर, हर एक बायर ना, बिना वारंटी का ऐसा लगता है जैसे कोई उसका किडनी छीन लिया। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब आप समझो एक बार, आप एक अच्छा सा मोबाइल फोन या एक अच्छा गैजेट खरीदने मार्केट में जा रहे हो, तो अगर आपको मोटा मोटी 10,000 के ऊपर का कुछ भी पेमेंट करना हो, जस्ट इमेजिन करो, चाहे वो फ्लिपकार्ट से खरीदो या फिर लोकल मार्केट से, आप जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी महंगा चीज जो आप खरीदना चाहते हो, से फॉर एग्जाम्पल एक कैमरा हो या वॉटेवर, जिसमें एक अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है। अच्छा मुझे जस्ट इतना बताओ, ये जो सोनी का कैमरा यहाँ पर दिख रहा है, इसका दाम बता रहा है 61,490। अगर इसमें वारंटी नहीं देगा तो क्या आप ये प्रोडक्ट परचेज करोगे? एक सिंपल बात करना सर, क्या हमें इसका वारंटी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना सर? एकदम सर। तो बिना वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता, मतलब बायर सेलर के बीच में, ऐसे नॉट इन केस ऑफ एवरी प्रोडक्ट, बट जैसे ही मेटेरियलिटी या वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आ जाए, वारंटी एक बहुत ही एसेंशियल मैटर है सर। लेकिन कंडीशन इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड वारंटी इज नॉट एग्जैक्टली द मेन, इट्स अ कोलैटरल, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है, उसको ना एक सपोर्टिव रोल प्ले कराता है वारंटी। अगर कोई प्रोडक्ट में वारंटी ना भी हो तो भी प्रोडक्ट सेल हो सकता है, लेकिन इतना समझना चाहिए सर कि वारंटी अगर नहीं देगा तो बायर खुश नहीं होते, और स्पेशली जब वो वैल्यूएबल मटेरियल हो, थोड़ा सा दाम ज्यादा हो जाए, मतलब थोड़ा क्या, हम लोग तो 200 टका का भी चीज खरीदते हैं मार्केट से, तो भी हम लोग उससे वारंटी मांगते हैं, मतलब वैल्यूएशन भी इतना मैटर नहीं करता। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 61,000 का कैमरा ही क्यों, मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब तो हम लोग खरीदने जाते हैं ना सर, क्या दाम होता है एलईडी बल्ब का? जैसे मानो ये सीस का एलईडी, अब देखो इसका भी वारंटी देखो, 167 का एक बल्ब है, हाँ, 167 रुपीज का एक बल्ब है, इसमें भी हमें वारंटी चाहिए। ये देखो सर, तो ये बोलना गलत होगा ना सर कि वैल्यूएशन पे ही वारंटी लगता है, मतलब जो चीजें वैल्यूएबल होगा या मटेरियल होगा, मटेरियल इन द मतलब जिसका एक मटेरियलिस्टिक वैल्यू होता है, ये कहना गलत हो जाएगा कि हर मटेरियलिस्टिक चीज में ही कस्टमर को वैल्यू, मतलब वारंटी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। वारंटी वैल्यूएबल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता हमको, मतलब कस्टमर को या बायर को, मतलब मोटा मोटी हर ईच एंड एवरी चीज में ही उनको वारंटी चाहिए, ठीक है। सो वारंटी क्या है? वारंटी के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल्स में बोला था सर, ठीक है, कि वारंटी क्या है। वारंटी इज अ कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का जो, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो सबसे एसेंशियल पार्ट है वो है कंडीशंस, कि किस कंडीशंस पे बायर और सेलर पे डील हो रहा है। लेकिन वारंटी उस पर्टिकुलर सेल को बूस्ट करता है, ठीक है। वारंटी रहने पे आप देखना प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। जैसे ही कस्टमर को पता लगता है ना कि भाई ये 1 साल का वारंटी है इसमें, ठीक है, कस्टमर को लगता है चलो भाई 1 साल 167 खर्चा करके अच्छा लगेगा, है ना। अगर बाई चांस बीच में कुछ होता है तो कंपनी रिप्लेस करता है। ऐसे कंपनी हमेशा कोशिश करता है कि वारंटी, हाँ सर, ये जो कंटिंजेंट कॉस्ट है ना, वारंटी क्या है? कंटिंजेंट कॉस्ट है। फ्यूचर में खर्चा होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में दुकानदार को पहले से नहीं पता होता है। मतलब जो बल्ब का कंपनी है, जैसे मतलब सिस्का, सिस्का इसका मेन मैन्युफैक्चरर है, उसे पता नहीं है कि फ्यूचर में बल्ब खराब होगा कि नहीं होगा, उसे नहीं पता। लेकिन फिर भी वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में एक वारंटी प्रोवाइड करता है, जो कंपनी के लिए कॉन्टिंजेंट कॉस्ट है। कॉन्टिंजेंट कॉस्ट इन द सेंस जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर 1 साल के अंदर खराब होगा तो कंपनी रिप्लेस करता है, और उसमें कंपनी को कॉस्ट लगता है सर, उसमें कंपनी को कॉस्ट लगता है, चाहे वो 167 का एक बल्ब भी क्यों ना हो, या फिर
कोई महंगा 1 लाख 1.5 लाख का कोई लैपटॉप या मोबाइल हो या समथिंग जो भी हो, कॉस्ट तो कंपनी को होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो कस्टमर का जो साइकोलॉजी है, यही साइकोलॉजी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इतना इतना इंपॉर्टेंट एक वैलिड कॉन्सेप्ट बन जा रहा है। आप लोगों को पता है सर, ये आप लोग कॉस्टिंग पढ़ते हो, आप लोग मैम के पास कॉस्टिंग करते हो ना, वहाँ पर एक कॉस्टिंग होता है बैच कॉस्टिंग बोल के, सुने हो सर आप लोग? हाँ रे, यस सर। जो लोग बेसिकली इंटर मतलब थोड़ा हायर लेवल में हैं, मतलब इंटरमीडिएट या फिर प्रोफेशनल या फाइनल लेवल में हैं, तो उनको पता होगा बैच कॉस्टिंग बोल के कॉस्टिंग सब्जेक्ट में एक टॉपिक होता है। तो उसमें ना ये बैच कॉस्टिंग में ये सिखाया जाता है कि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक बैच होता है। अब ईच एंड एवरी बैच को अलग से मेंशन इसलिए करना पड़ता है, प्रोडक्ट का भी बैच होता है। अगर कभी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है ना, भले ही कंपनी उसमें वारंटी दे के रखा हो, लेकिन एक बार खबर मिल जाए कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर सीरीज पे कस्टमर बोल रहे कि बल्ब लेके गया खराब हो गया, बल्ब लेके गया खराब हो गया, बल्ब लेके गया खराब हो गया, अगर मतलब लगातार अलग अलग दुकानदार कंपनी को फोन लगाता है ना, मैन्युफैक्चरर को, सिस्का को या फिर कोई भी फिलिप्स हो या वट, तो कंपनी के दिमाग में ना घुस जाता है कि भाई जिस पर्टिकुलर बैच में दिक्कत हुआ है ना, वो बैच को ही मार्केट से उठा लो। ठीक है, तो ये सब कॉस्टिंग में सीखते हैं कि किस तरह से साइंटिफिक वे में मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। कंपनी अपना बिजनेस सिस्टम चलाते हैं, भले ही उसमें वारंटी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए ये सब चीजें देखता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बट ठीक है, हम लोग अभी कॉस्टिंग में नहीं, हम लोग लॉ में फोकस करेंगे सब। ठीक है, कॉस्टिंग में नहीं सर, लॉ में फोकस करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, ब्रीच ऑफ रेपुटेशन मतलब कंडीशन टूट जाए, अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस डील में बायर सेलर के बीच में अगर कंडीशन टूट जाए, मतलब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कंडीशन टूटना कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑलवेज ब्रीच है। ठीक है, कंडीशन नहीं टूटना चाहिए। कंडीशन टूट जाए मतलब आप ये समझना ना, रेपुटेशन हो गया, मतलब वो फिर से करना पड़ा, मतलब बेसिकली टूट गया सर। ठीक है, जिस पर्टिकुलर शर्त पे जिस पर्टिकुलर शर्त पे कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था, वो शर्त नहीं रखा गया। अगर ऐसा होता है तो हम लोग यही मानेंगे कि शर्त टूट गया सर। ठीक है, ब्रीच क्लेम फॉर डैमेजेस। अच्छा, वारंटी टूट गया तो मतलब मानो कि, यस संपर्क, गुड इवनिंग संपर्क, आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग सर। हाँ सर, आवाज आ- गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। ब्रीच क्लेम फॉर डैमेजेस, वारंटी के केस में क्या होता है, हम डैमेज क्लेम कर सकते हैं। अगर कंपनी मुझे वारंटी का वादा किया था पर मुझे वारंटी दिया नहीं, जैसे सिस्का ने मुझे बोला था कि 1 साल के अंदर अगर मेरा एलईडी पे कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, तो सिस्का ने मुझे बोला है कि मेरे को रिप्लेस करेगा। बट अगर नहीं करता है तो हम डैमेज क्लेम के लिए कंज्यूमर फोरम में या फिर जो भी मतलब रेलिवेंट कोर्ट हो, वहां पर हम लोग जा सकते हैं, है ना, और हम अपना क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि सर कंडीशन वारंटी क्या है। जो मैंने लास्ट वीक बताया था उसी को मैंने थोड़ा सा अभी कंटिन्यू किया, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ फाइनल कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर कंडीशन एंड वारंटी पे। मैंने इम्प्लाइड कंडीशंस भी बता दिया था कि कभी कभी कंडीशन इम्प्लाइड होता है, इम्प्लाइड मतलब मान लिया जाता है कि क्या क्या इम्प्लाइड है, ये भी मैंने बता दिया था, वो भी सेक्शन वाइज ईच एंड एवरी पॉइंट। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा सर। अच्छा, जिस पॉइंट में मैं अभी बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है सर केविट एम्टर। ठीक है, क्या नाम है सर? केविट एम्टर। ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सेल ऑफ गुड्स का, केविट एम्टर। अब आपके मन में चल रहा है सर ये केवी टेम्पटर क्या है, या फिर हम लोग इसको डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर भी बोलते हैं। मतलब ये डॉक्ट्रिन मतलब रूल्स, डॉक्ट्रिन मतलब रूल्स। ठीक है, तो क्या डॉक्ट्रिन है? ठीक है, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन केवी टेम्पटर मींस लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर। चलो बायर को थोड़ा सावधान कर देते हैं। हाँ, बायर थोड़ा सावधान हो जाओ, लेट द बायर बीवेयर। ठीक है, जैसे वो बड़े बड़े रिच लोगों के घर के सामने लिखा रहता है ना, बीवेयर ऑफ डॉग्स। अरे देखा है आप लोगों ने? हाँ, बड़ा रिच लोगों के घर पे सामने है लिखा रहता काके। है। हाँ सर, बीवेयर ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर हम लोग बायर को बीवेयर करेंगे, सावधान हो जाओ बायर। लेकिन क्यों सावधान होना है, बायर का क्या रिस्क है, क्या चिंता है बायर को जिसको सावधानी के बारे में बोला जा रहा है? ध्यान से सुनना सर।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहा है। अच्छा, इस पॉइंट को ना थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉ या जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें हम लोग पहले प्रोविजंस पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। बट अभी एक थोड़ा सा अलग करेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर डील करेंगे फिर प्रोविजंस पे आएंगे। सर क्यों, आपका खोपड़ी उल्टा हो गया क्या? अरे नहीं सर, ऐसे ही मुझे लगा कि इसका एक क्वेश्चन आंसर डील कर लिया जाए तो शायद नहीं, डेफिनेटली आप लोगों को पहली चीज समझ में आ जाएगा, फिर बाद में थोड़ा प्रोविजंस को देख लें। क्वेश्चन आंसर पढ़ के भी अगर आप एक बार प्रोविजंस को देख लेते हो तो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डील कर रहा हूँ। अब जरा देखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है, मेसर्स वुडवर्थ एंड एसोसिएट्स। वुडवर्थ एंड एसोसिएट्स बेसिकली लकड़ी का बिजनेस करता होगा। एंड एसोसिएट से ये समझ में आ जाता है, क्या समझ में आता है एंड एसोसिएट से? जब किसी दुकान बिजनेस के नाम पे एंड एसोसिएट होता है, ये किस तरह का बिजनेस को बताता है सर? विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज दिस? मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है ये? विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएट्स? बोलो सर, कोई तो बताओ। पार्टनरशिप टाइप, जॉइंट वेंचर टाइप है सर। पार्टनरशिप फार्म, थैंक यू सर, इट्स अ पार्टनरशिप फार्म। जब भी किसी कंपनी के मतलब बिजनेस के नाम पे एंड एसोसिएट्स एंड कंपनी ऐसा देखोगे ना, अच्छा एंड कंपनी देख के कभी भी नहीं समझना है कि ये कंपनी है, क्योंकि कंपनी के आगे पीछे कभी भी कंपनी नहीं लिखा होता है। पीवीटी एलटीडी लिखा होता है या तो सिर्फ एलटीडी लिखा होता है या पब्लिक एलटीडी लिखा होता है, लेकिन आप कभी भी कंपनी के आगे पीछे कंपनी नहीं देखोगे। और या जब भी पार्टनरशिप आप होता है ना, उसमें एंड एसोसिएट्स एंड कंपनी ऐसे लिखा होता है, ठीक है? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेसर्स वुडवर्थ एंड एसोसिएट्स पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है? जैसे हम लोग करेंगे पार्टनरशिप लॉ भी पढ़ेंगे सर। तो मेसर्स वुडवर्थ एंड एसोसिएट अ फर्म डीलिंग विद द होलसेल एंड रिटेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ वुडन लॉग्स, ठीक है? किस चीज का डील करता है? वुडन लॉग का डील करता है, ठीक है? लॉग देखे हो आप लोग? हाँ, लकड़ी का होता है सर। जो फॉरेस्ट मर्चेंट होते हैं ना, वो लोग यूज करते हैं। जैसे मेरे घर पे मेरे को अपने पापा को देखा हूँ बचपन से, ये सब लॉग को लेके बड़ा काम करते हैं। नॉर्मली हमारी इंडिया में ये जो वुडन लॉग वगैरह है, आपको अगर खरीदना है तो वो सरकार से ही खरीदना होता है, सरकारी मर्चेंट से, ठीक है? जैसे मानो WB फॉरेस्ट में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आपको वुडन लॉग दिख जाएगा। ये जैसे इसका एक इमेज दिखाता हूँ, जैसे ये देख पा रहे हो सर? हाँ, ये इमेज जरा देखो, ये देखो, इस इमेज में भी आपको समझ में, ये जो लॉग पड़ा हुआ है ना, इसको बोल्ली बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली पोल बोलते हैं इसको। लॉग थोड़ा सा साइज में और बड़ा होता है, ठीक है? वुडन लॉग, ठीक है? बड़ा गोलाई उसका थोड़ा ज्यादा होता है, वटेवर, छोटा गोलाई में भी हो सकता है, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको पोल बोलते हैं। इसको नॉर्मली बोलते हैं बोल्ली, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है? जंगल जंगल के एरिया में बंगाल में इसको बोल्ली बोला जाता है, बट नॉर्मली ये पोल भी है। तो वैसे ही कोई एक बिजनेसमैन है जो वुडन लॉग का बिजनेस करता है, लेकिन वैराइटीज ऑफ वुडन लॉग मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं कि ऐसे इसी इसी लकड़ी का है, ऐसा नहीं है। तो काइंड्स ऑफ वुडन लॉग्स, वेरियस काइंड्स ऑफ, कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, उसको बाइंग सेलिंग करता रहता है। दे डील्ड विद रोज वुड, ठीक है, मैंगो वुड, टिक वुड, बर्मा वुड एटसेट्रा। टिक मतलब इसको बंगाली में बोलते हैं सेगुन, सेगुन काठ। बर्मा वुड भी वही सेगुन को, सेगुन का ही बर्मा बोल रहे हैं शायद, बर्मा का लकड़ी ऐसे बहुत फेमस होता है सर, मतलब उससे फर्नीचर वगैरह बड़ा टॉप क्वालिटी का बनता है, लाखों करोड़ों का दाम हो जाता है टीक वुड का, मतलब जो हाई क्वालिटी होता है। मिस्टर दास अ कस्टमर, मिस्टर दास कौन है? एक कस्टमर है। केम टू द शॉप, दुकान में आया, किसके? मिसेस वुडवर्थ एंड एसोसिएट्स की दुकान पे, एंड आस्क्ड फॉर द वुडन लॉग मेजरिंग 4 इंचेस ब्रॉड एंड 8 फीट लॉन्ग, ठीक है? 4 इंच चौड़ा और 8 फीट लंबा, 4 इंच चौड़ा एंड 8 फीट लंबा। ध्यान से सुनना बात को, स्पेसिफाई कर रहा है, 4 इंच चौड़ा और 8 फीट लंबा, एज रिक्वायर्ड बाय द कारपेंटर। कारपेंटर ने मिस्टर दास को ऐसा ही बोला कि उनको ऐसा कौन सा कप लकड़ी चाहिए? वुडन लॉग चाहिए। अच्छा, कोई लकड़ी का नाम नहीं बताया। मिस्टर दास specifically mentioned that he required the wood which would be best suited for the purpose of making wooden doors and window frame, ठीक है?
उसके लिए चाहिए। द शॉप ओनर्स एग्रीड एंड अरेंज द वुडन पीसेस कट इनटू एज पर द बायर्स रिक्वायरमेंट। द कारपेंटर विजिटेड मिस्टर दास हाउस नेक्स्ट डे। कारपेंटर विजिटेड मिस्टर दास हाउस नेक्स्ट डे। कारपेंटर मिस्टर दास के घर पे आए एंड ही फाउंड दैट द सेलर हैज सप्लाइड मैंगो ट्री। सेलर ने मिस्टर दास को, सेलर ने मतलब मिस्टर वुड ने मिस्टर दास को मैंगो ट्री का वुड सप्लाई किया, which would most unsuitable for this purpose। मतलब डोर और फ्रेम के लिए ये बिल्कुल सुइटेबल नहीं है। द कारपेंटर, बिकॉज मैंगो वुड नॉर्मली अगर देखा जाए तो इतना भी मजबूत नहीं होता जिस पर्पस के लिए डोर या फ्रेम वगैरह के लिए। द कारपेंटर आस्क्ड मिस्टर दास टू रिटर्न द वुडन लॉग्स एज इट वुड नॉट मीट हिज रिक्वायरमेंट। कारपेंटर दास को बोला कि भाई दास जी आप एक काम करिए, आप ये जो लेके आए ना मिसेस वुड एंड एसोसिएट से, आप ये उनको रिटर्न कर दीजिए। समझ में आया सर? एकदम रियल लाइफ सिचुएशन ऐसा होता ही रहता है। द शॉप ओनर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिटर्न ऑफ द वुडन लॉग्स ऑन द प्ली दैट लॉग्स वेर कट टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। लॉग्स को जैसे आपने कहा था 4 इंच चौड़ा 8 फीट लंबा उसी हिसाब से काटा गया एंड हेंस कुड नॉट बी रिसोल्ड। और उसके हम किसी और को सेल नहीं कर सकते क्योंकि सभी का स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हो सकता है। अब ये 4 फीट 8 फीट का हिसाब और कौन ले सकता है मार्केट में, इसका तो कोई आइडिया नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, आपको क्वेश्चन क्या किया जा रहा है सर, एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज द सेलर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केबिट एम्प्टर। मतलब लेट द बायर बी अवेयर। डॉक्ट्रिन ऑफ केबिट एम्प्टर यूज करके आप बताओ कि क्या यहाँ पर बायर का ड्यूटी क्या है। एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ द बायर एज वेल एज सेलर। बायर का ड्यूटी क्या है, सेलर का ड्यूटी क्या है अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर। समझ में आया सर? हेलो, पहले मुझे ये बताओ सिनारियो या क्वेश्चंस या केस समझ में आया कि नहीं? बोलो सर बोलो, क्या आपको केस समझ में आया? है सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन भी पूछा है, वेदर मिस्टर दास वुड बी एबल टू गेट द मनी बैक। क्या मिस्टर दास को पैसा मिलेगा और द राइट काइंड ऑफ वुड एज रिक्वायर्ड सर्विंग हिज पर्पस, या फिर सही लकड़ी या सही लॉग, मतलब जो ओरिजिनल मतलब जो जरूरी है उनके काम के लिए डोर एंड विंडोज बनाने के लिए, क्या उनको पैसा मिलेगा या फिर लकड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या वो क्लेम कर सकते हैं? क्या केबिट एम्प्टर का रूल या सेल ऑफ गुड्स एक्ट उनको ये मौका देता है? चलो देखते हैं लॉ क्या कहता है। मैं आपको प्रोविजन अभी तक बताया नहीं सर, मैं पहले ही एक पर्टिकुलर केस में आके डील कर रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा, बोलो सर कोई कुछ कहना चाहते हो? बोलो सर बोलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का अनम्यूट है, कुछ कुछ कहना चाहते हैं। ओके सर ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कहा था ड्यूटी ऑफ द बायर अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ केबिट एम्प्टर। जब ऐसा सिचुएशंस होता है जैसे हमारे इस क्वेश्चंस में, बायर का नाम क्या है सर? बोलो ना। मिस्टर दास। मिस्टर दास, थैंक यू सर। और सेलर का नाम क्या है? मिसर्स वुड ओर्थ एंड एसोसिएट्स। अब देखो सर डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर का रूल क्या कहता है। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर मींस द लेट द बायर बी अवेयर। When sellers display their goods in the open market, it is for the buyers to make a proper selection or choice of the goods। जब ओपन मार्केट में कोई चीज बिकता है, जब ओपन मार्केट में कोई चीज सेल होता है, it is for the buyers to make a proper selection or choice the goods। If the goods return out to the defective, अगर goods return नहीं, turn out to be defective, अगर goods defective निकलता है, it cannot hold the seller liable। The seller is in no way responsible for the bad selection of the buyer। बायर गलत चीज चूज करेगा इसके लिए सेलर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। The seller is not bound to disclose the defects of the goods which he is selling। सेलर कभी भी गुड्स के अंदर डिफेक्ट के बारे में नहीं बताएगा, कभी भी नहीं। मतलब फुचका वाला फुचका सेल करने के टाइम पे बोलेगा, हाँ सर
कि वो कितना गंदा पानी दे रहा है आपको, क्या रे, कि आज फुचका वाला का तबीयत खराब है, सर्दी भी हुआ है, हाँ सर, बोल के बेचेगा क्या कि आज मेरे को सर्दी है। सर ऐसा ना बोलो, फुचका नहीं खा पाएंगे। कौन कौन ऐसा सोच रहे हैं? वॉट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ सर, क्या रे, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या सेलर अपना हर एक प्रॉब्लम डिफेक्ट जो भी है, हर चीज में कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। कभी मिठाई दुकान वाले को देखे हो कि दुकान वो अपने सेलर को, कस्टमर को बहुत, मतलब रेगुलर कस्टमर हो दैट्स अ डिफरेंट बात, बट कभी भी रनिंग कस्टमर के केस में दुकानदार तो बोलेगा ही नहीं, ठीक है, कि मिठाई खट्टा हो चुका है, ये मत लीजिए। हाँ सर, या फिर इस मिठाई पे कलर लगा हुआ है, ये दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हाँ, ये उतना अच्छा नहीं है, बच्चे लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप लेके मत जाओ। ऐसा सेलर तो आपको कभी नहीं मिलेगा। The seller is not bound to disclose the defects in the goods which he is selling। तो ये पहला बात है, सेलर को अपना चीज खुद से ही, बायर को अपना चीज खुद से ही ओपन मार्केट से देखना पड़ता है। So duty of the seller according to the doctrine of Kevin Tempter, the following exception to the Kevin Tempter are the duties of the seller। ऐसे कुछ चीजें सेलर को मेंटेन करना पड़ता है, जो मैंने लास्ट दिन भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूँ एक बार। ऐसे मैं प्रोविजन सबको फिर से एक बार रीड कराऊंगा, फिलहाल मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, जो प्रोडक्ट दुकानदार सेल कर रहा है उसका क्वालिटी और यूज या फिटनेस एज पर द पर्पस सही होना चाहिए। ठीक है, जो पर्पस के लिए वो आया था वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पर्पस बायर हमेशा बोलता है कि मेरा ये पर्पस है। सेकेंड थिंग, जो बायर सेलर को मेंटेन करना चाहिए, गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, मतलब ऐसा चीज बेचो जो मार्केट में बेचने लायक हो। सेल बाय सैंपल, मतलब पहले सैंपल दे दो फिर टोटल माल बेचो, या सैंपल में जो दिए हो वही बेचो। गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ट्रेड यूजेज, मतलब उसका मार्केट में एक प्रॉपर ट्रेड यूजेज हो, एंड सेलर एक्टिवली कॉन्सील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मतलब सेलर बार बार जो उसका डिफेक्ट है उसको छुपा रहा है और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मतलब वो जानबूझ के धोखा दे रहा है, ऐसा हो तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे इस केस में Mr. Das has specifically mentioned that he required the wood which would be best suited for the purpose of making wooden doors and window frames. But seller supplied mango tree, which is not most suitable, unsuitable for this purpose. So Mr. Das is entitled to get the money back or the right kind of wood as regarding serving his purpose. या तो पैसा वापस दे दो या फिर जो सही लकड़ी है उस पर्पस के लिए वो दे दो। It is the duty of the seller to supply such goods as are reservably fit for the purpose mentioned by the buyer. सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये बात क्लियरली कहता है। तो बेसिकली हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो 8 पॉइंट आपको मैंने बताया, सेलर का क्या क्या, मतलब सेलर क्या क्या कर सकते हैं, उसमें कौन सा पॉइंट फुलफिल हो जा रहा है सर? द फॉलोइंग एक्सेप्शन टू द केवी टेम्पटर आर द ड्यूटीज ऑफ द सेलर। देखो सर, यहाँ पर दो बातें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों? पहला बात तो ये कहते हैं जब ओपन मार्केट में कोई चीज बिकता है, जब ओपन मार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल होता है, ये बायर का ड्यूटी है कि वो देख ले कि वो क्या ले रहा है। सेलर हर केस में उसको बोलेगा नहीं कि मेरे प्रोडक्ट में खोट है, मेरे प्रोडक्ट में खोट है, मेरे प्रोडक्ट में खोट है। तो ये बायर का ड्यूटी है कि वो अपना चीज खुद समझ के ले। और सेलर का कुछ चीजें एक्सेप्शन होते हैं कि जैसे कि फिटनेस टू क्वालिटी वगैरह सेलर को हमेशा मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर बायर आके बोला था कि दादा मेरे को घर बनाना है, उसमें मेरे को डोर और विंडो बनाना है, तो डोर और विंडो के लिए क्वालिफाई करेगा ऐसा प्रोडक्ट हमें जरूर बेचिए जिसका साइज ये होना चाहिए। तो एक ट्रेडर होने के नाते, एक 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 लकड़ी ट्रेडर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज क्या बोलेंगे सर, लॉग, ठीक है, लॉग ट्रेडर होने के नाते, एक टिम्बर ट्रेडर होने के नाते उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता है सर, ठीक है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि कौन सा लकड़ी विंडो और डोर के लिए अच्छा है और कौन सा लकड़ी विंडो और डोर के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर बायर को पता भी नहीं है ना, ऐसे केसेस में सेलर को कभी भी वो चीज सेल नहीं करना चाहिए। हर चीज लिख के नहीं बताया जा सकता, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट भी होता है, जैसे कि फिटनेस क्वालिफाई करना बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई आप जो चीजें बेच रहे हो वो पर्पस के लिए प्रॉपरली फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इन दिस केस क्या हुआ
केवी टेम्पटर का जो रूल है, जो नॉर्मल केवी टेम्पटर का कॉन्सेप्ट है, उसको एक्सेप्शंस करके सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के तौर पे यहाँ पर बायर को बताना पड़ेगा। और अगर बायर को धोखा हुआ है तो मिस्टर दास यहाँ पर मनी भी गेट बैक कर सकता है, और साथ में अगर या तो पैसा दे दो या फिर जो सुइटेबल लकड़ी है वो दे दो। बात समझ में आया सर? अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, अब मैं आपको थोड़ा केवी टेम्पटर पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आपको केवी टेम्पटर पढ़ के सुनाता हूँ। सेल ऑफ गुड्स में केवी टेम्पटर क्या कहता है। मैंने अभी तक आपको प्रोविजंस नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा दी। तो क्या कहता है केवी टेम्पटर? इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर मींस लेट द बायर beware. When seller display their goods in the open market, it is for the buyer to make a proper selection or choice of the goods. If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable. अगर goods यहाँ पर defective निकला तो वो seller को गलत नहीं समझ सकता। ठीक है, ये बायर का गलती है कि उसको पता नहीं कि कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है। The seller is in no way responsible for the bad selection of the buyer. The seller is no way responsible for the bad selection of the buyer. The seller is not bound to disclose the defects in the goods which he is selling. सेलर कभी भी बाध्य नहीं है कि वो कौन सा गुड्स बेच रहा है और उसमें क्या डिफेक्ट है, वो बोलना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ ओपन मार्केट। It is the duty of the buyer to satisfy himself before buying the goods that the goods will serve the purpose of which they are being bought. If the goods turn out to be defective or do not serve his purpose, or if it depends on the own skills or judgment, the buyer cannot hold the seller responsible. अगर वो अपनी स्किल्स और जजमेंट के बेसिस में ले रहा है तो बायर कभी भी सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता, कभी भी नहीं, कोनो दिन ना। The rule of केवी टेम्पटर is laid down in section 16. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 16 में केवी टेम्पटर के बारे में रूल बताते हैं, जो बताते हैं which state that subject to the provisions of this act or any other law for the time being in force, जो भी देश में चल रहा है, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under contract of sale. Following are the conditions to be satisfied. If the buyer had made known to the seller for the purpose of his purchase, अगर बायर ने बोल दिया सेलर को कि मुझे क्या पर्पस पे चीजें लेना है, तब आप ना ये बात नहीं कह सकते कि आप मतलब बायर, तब सेलर बायर को ये नहीं कह सकता कि अगर गलती से आप जो भी उठाओगे वो आपको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बायर यहाँ पर बोल रहा है कि स्पेसिफिक कर रहा है कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या लेना है, ठीक है, वो बोल रहा है, ठीक है। और बायर खुद, द बायर रिलाइड ऑन द सेलर स्किल्स एंड जजमेंट, बायर सेलर के स्किल एंड जजमेंट में डिसाइड कर रहा है। तो जब बायर सेलर पे डिपेंड कर रहा है तो सेलर को भी तो कुछ ड्यूटी बनता है ना। लेकिन ओपन मार्केट में सेल हो रहा है, बायर अपनी मर्जी से उठा के लेके आया, सेलर को कुछ पूछा भी ठीक ठाक से नहीं, खुद से जो जजमेंट किया उसी हिसाब से परचेस करके लाया, तब सेलर को गलत कैसे कर सकता है। लेकिन अगर बायर सेलर पे डिपेंडेंट है तब ऑब्वियसली वो सेलर पे दोष दे सकता है। सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, जैसा कि बायर ने मांगा, सेक्शन 16 यही बात कहता है। लेकिन जब वो इंडिपेंडेंटली चूज करता है बायर और फिर भी कुछ गलत हो जाता है, तब वो सेलर को दोषी नहीं करा सकता। ए सोल्ड पिग्स टू बी, ए बी को पिग्स बेच रहा है, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में या हिंदी में बोलते हैं सुअर। हाँ सर, तो ए सोल्ड पिग्स टू बी, दिस पिग्स बीइंग इन्फेक्टेड, और ये जो पिग्स था ये इन्फेक्टेड पिग्स था, कॉज टाइफाइड टू अदर हेल्दी पिग्स ऑफ द बायर, जो बायर के दूसरे पिग्स को टाइफाइड कर दिया सर। It was held that the seller was not bound to disclose that the pigs were unhealthy. सेलर कभी भी अपने पिग्स को अनहेल्दी बोल के नहीं बेचेगा सर, मतलब वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरा पिग्स को टाइफाइड हुआ है। द रूल ऑफ लॉ ऑफ बीइंग केवी टेम्पटर, इसमें बायर को सावधान होना चाहिए था कि वो पिग खरीदने गया है तो पिग को पहचानना चाहिए। अब डॉगी खरीदने जाओगे मार्केट में, जैसे लोग जाते हैं ना, या बर्ड्स खरीदने जाते हैं, कुछ भी जो भी चीजें, चाहे वो या व्हाटएवर भी दी प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट के जो भी मार्केट में ऐसे गुड्स बिकता है, ठीक है, वो हर चीज प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन इज दैट जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो, प्रोडक्ट, हाँ सर, चाहे वो पिग्स हो, चाहे वो जो भी मार्केट में बिक रहा है सर, तो वो प्रोडक्ट
सही है कि नहीं है, अगर आप सेल्फ जजमेंट एंड स्किल्स पे जा रहे हो तो इन दैट केस आपको खुद पे ही भरोसा करना पड़ेगा। और अगर आपसे गलती होता है तो आप सेलर को दायी नहीं कर सकते, आप सेलर को लायबल नहीं कर सकते। सेकंड एक एग्जांपल देखो, ये परचेज ए हॉर्स फ्रॉम बी, ये नीडेड दी हॉर्स फॉर राइडिंग, ये जो हॉर्स खरीदना चाहता है दैट इज फॉर राइडिंग पर्पस, ठीक है। बट ही डिड नॉट मेंशन दिस फैक्ट टू बी, उसको राइडिंग पर्पस के लिए चाहिए, ये बात उसने बी को कहा नहीं। The horse is not suitable for the riding, but it's suitable only for being driven in the carriage. तो सिर्फ कैरेज मतलब कोई भी माल टालने के लिए होता है ना, कैरेज के लिए सही है, मतलब घोड़ा जो है कैरेज के लिए सही है, बट राइडर वाला घोड़ा नहीं है। घोड़ा का भी अलग अलग जात होता है सर, ठीक है, राइडर वाला घोड़ा नहीं है जो दौड़ में पार्ट ले सकता है ना, हॉर्स राइडिंग वगैरह में। तो लेकिन कैरेज के लिए थी। He be tempted to laplize here, and so he can neither reject the horse nor can claim compensation from B. मतलब ये कभी भी B को आके ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम्हारा घोड़ा तो हॉर्स राइडिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं निकला, तो मुझे इसको लौटाना है या फिर आपको फिर से वापस करना है और मेरा पैसा मुझे चाहिए। अब नहीं बोल सकता ये, क्यों? क्योंकि ये ने तो B को पर्पस ही नहीं बताया। अगर पर्पस बताने के बाद ऐसा होता तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर प्रूव कर दिया जाए, मानो कि ये बी को बोलता कि मुझे एक जो जो अच्छा मतलब हॉर्स ड्राइव करने के लिए जो सही होता है राइडिंग के लिए, वो राइडिंग के लिए अच्छा घोड़ा देना, फिर भी अगर गलत होता तब जाके ये जरूर बी को आके क्लेम कर सकता, अगर वो प्रूव हो जाता कि हाँ सच में घोड़ा जो है वो राइडिंग के लिए सही नहीं है। इन दैट केस वो रिटर्न भी होता और पैसा भी रिटर्न हो सकता था, या फिर जो सही है वो होता, मतलब जो ओरिजिनल घोड़ा होगा जो राइडिंग के लिए सही होगा वैसा घोड़ा उसको दे दिया जाता। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? मतलब ये सभी केसेस क्या प्रूव कर रहा है? बायर को बी अवेयर होने के लिए बोल रहा है कि भाई बायर आप सावधान हो जाओ, मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। सर बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. স্যার বলছি এগুলো প্র্যাকটিক্যালি ক্লেম কিভাবে করবে? কিভাবে ক্লেম করবে? কেস করবে, কনজিউমার ফোরামে যাবে, या फिर যে কোনো মানে বেসিক্যালি কনজিউমার ফোরামে ইনস্যুরেন্স তো কেসেস উদ্ধার হয়। তখনই কোনো নর্মাল কনজিউমার কোর্টের ব্যাপার থাকে, কনজিউমার কোর্টে চলে যাবে। যদি কনজিউমার কোর্টেও কোনো ডিসিশন না হয় তখন নিয়ারেস্ট মানে তার আপার লেভেল যে কোর্ট ডিসিশন দেবে সেখানে যাবে। কোম্পানির ক্ষেত্রে হলে ট্রাইব্যুনালে যাবে, নাহলে লোকাল জাজ কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, যেরকম যেরকম সিচুয়েশন। কোথায় যাবে ক্লেম করতে? কোথায় যায় মানুষ? কোর্টে যাবে। या फिर কিছু না হলেও কমসে কম যে কি বলে ওটাকে গ্রিভেন্স রিড্রেসাল প্রসেস থাকে। हर একটা মানে हर तरह का जो भी एसोसिएशंस या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसके एक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस होता है, जिसमें जिसके साथ भी कुछ अन्याय होता है उसको उसका सॉल्यूशंस मिल जाए, इसके लिए उसके साथ डिसीजन होता है। तो हर बात में पहले ही वो मेन कोर्ट में नहीं जाएगा, पहले जो अथॉरिटी होता है उस अथॉरिटी के पास ही जाएगा और वहां पर प्रूफ होगा। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ये एक ऐसा केस बना था। मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। मुझे कोर्ट नहीं जाना पड़ा था, बट एक एसोसिएशन में जाते ही मेरा एक क्लेम मुझे मिला था। मैं एक घर रेंट पे लिया था, ठीक है, कोचिंग के लिए लिया था। तो रेंट लेने के टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो नॉलेज मतलब मैं थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए था मुझे, बट मैं कहीं ना कहीं उतना समझ नहीं पाया। मतलब मैं इसको खुद को ही दोष देता हूँ, बट अल्टीमेटली मैं ही जीता। लेकिन कैसे हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक रूम रेंट पे लिया, रेंट पे लेने के बाद जैसे ही मैं रेंट पे उसमें रहना चालू किया, तो वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉब्लम है सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके प्रॉब्लम है। तो मैंने नॉर्मल क्या होता है, मैं अगर स्टार्टिंग होती मानो कि फेब्रुवरी आ रहा है, फेब्रुवरी मंथ में मैं अगर किसी घर पे रहता हूँ तो फेब्रुवरी मंथ का जो भी यूजेज होगा उसके ऊपर ही मुझे इलेक्ट्रिक बिल देना है। यस और नो? यस सर। तो जिस ब्रोकर के थ्रू से मैंने घर लिया था, जैसे बिल आया, नॉर्मली क्या होता है ना हमारे WBSC DCL मतलब CSC का क्या है, एवरी मंथ बिल आता है। मतलब कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो कैलकाटा रीजन में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉन्सेप्ट है, ऐसे बहुत सारी जगह में कैलकाटा का बिल होता है, लेकिन मैं जिस रीजन में जैसे कि केस्टोपुर रीजन का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर CSC का इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, यहाँ पर WBSC का है।
मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भले ये कोलकाता हो बट यहाँ पर अभी सीएससी नहीं आया है, ये अभी भी WBSCDCL में चलता है। मतलब जो बाकी पूरा वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी ऑफ पार्ट में यही इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड करता है। अब वेस्ट WBSCDCL में क्या होता है ना, वो 3 मंथ का एडवांस बिल आता है। अब जैसे ही मैं जिस मंथ में मैंने लिया उसी मंथ पे एक इलेक्ट्रिक बिल आया जिसका वैल्यूएशन था करीब 3,500 से 4,000 का। अब मैंने जो यूज किया हार्डली 500 का भी बिल होगा कि नहीं इसमें डाउट है। तो जो ब्रोकर था बेसिकली, वो जो प्रॉपर्टी था वो ब्रोकर ही, मतलब जो हाउस ब्रोकर होता है ना, वही डील करता था, मेन ओनर से मिलना जुलना पॉसिबल नहीं था। तो ब्रोकर था वो, मतलब एक तो घर का दलाल तो था ही, साथ में उसके अंदर वो दलाली भी था, मतलब जबरदस्ती किसी को थोड़ा सा नरम देख के थोड़ा सा उसके ऊपर दबाव क्रिएट करना। तो एक बिल आया 3,500 4,000 का, लेकिन वो पुराना बिल था, मतलब प्रीवियस 3 महीने का जिसका जो ओनर था उसका बिल मेरे को आके दे रहा है और बोल रहे कि ये बिल आपको क्लियर करना पड़ेगा मंथ के स्टार्टिंग में। तो मैं बोला कि ये तो मैंने यूज ही नहीं किया, तो इसका बिल मैं क्यों दूं। तो वो कहता है कि हमारे यहाँ पर यही नियम है कि जो घर लेता है और जो भी बिल होता है वो क्लियर करता है। तो मेरे को ऐसे समझा रहा है कि अब मैं जब वो घर को छोड़ूंगा तो उस टाइम पे जो भी न्यू टेनेंट आएगा वो मेरा बिल पे करेगा। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ऐसा होता है कि मुझे उतना मैं समझ नहीं पाया। मैं बोला ना आपको, मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। फिर 1 महीना 2 महीने 2 महीना बाद बिल आया, सच में बिल आया। तो मैं उसको बोला ठीक है दादा, मैं इसको बाद में आपको देता हूँ, अभी नहीं हो पाएगा। तो मैं टाल दिया, तो वो सोचा कि मैं उसको दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसका होना नहीं चाहिए। लॉजिक तो यही बोल रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस ओनर का बिल करंट ओनर पे करे, मतलब करंट टेनेंट पे करे। फिर 2 महीना 3 महीना बाद मेरा बिल आया और बिल का जो वैल्यू आया वो कुल मिला के 3 महीना मिला के आई थिंक कुछ ऐसे ही, मतलब जितना मेरा हिसाब बन रहा था करीब कोई पर मंथ का 300 समथिंग करके, मतलब मान के चलो वही हार्डली 800 900 ऐसा कुछ होगा। तो फिर मैं उसको बोला दादा देखो बिल आया है, ये मेरा कंजम्पशन है और आप मुझे ऑलरेडी 4,000 क्लेम कर रहे हो। तो बोलते हैं नहीं नहीं ये सब बोलने से नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा। तो मेरे को एक्चुअली रूम छोड़ना ही था। तो फिर जब वो बात नहीं सुन रहा है, मेरे को थोड़ा सा थ्रेट दे रहा है, तो मैं ना लोकल एरिया में जो उन लोगों का ब्रोकर का एसोसिएशन है जहाँ सभी लोग बैठते हैं उन लोगों का, मैं वहां पर जाके उसके साथ मैं बोला दादा आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। तो मेरे को आके ना धक्का धक्की करता है, थोड़ा सा मारपीट पे आ जाता है। मैं उसको नहीं मारता, लेकिन उन सब दलाल लोगों के साथ थोड़ा सा मुश्किल ही होता है सर। तो मेरे को थोड़ा मुक्का मुक्की कर रहा था। इस टाइम पे बाकी लोग भी आ गया, मैं भी थोड़ा चिल्ला दिया, चुप नहीं रहा था, चिल्ला दिया। तो चिल्लाने से बाकी लोग भी आ गए, लोकल लोग, और साथ में ब्रोकर वाले सारे सब जितना था सब आ गए। अब आने के बाद मैं कुछ प्लान करके नहीं था, बट आते ही मैं सबसे पहले तो पूरा किस्सा बोला कि देखो दादा ये हुआ है, अब आप ही बताओ कि ये जो क्लेम कर रहा है ये सही है कि नहीं। तो सभी की बोले ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपना बिल देगा, वो पुराना बिल क्यों देगा किसी दूसरे का। तब फिर वो सबके सामने वो उसको डांटा और मेरे को अपना सोल्यूशन मिला और मुझे अपना जो भी है मिल गया सर। अब इसके लिए मेरे को कोर्ट नहीं जाना पड़ता, बट मानो कि अगर मुझे इसके इस पर्टिकुलर मैटर को लेके कुछ करना था तो मुझे कहीं पे भी जाना पड़ता। या तो मैं पंचायत में बोलता, कॉर्पोरेशन में बोलता, फिर वहां पर कॉर्पोरेशन से मुझे जहां जाने को लिए बोलता मैं जाता, एक के बाद एक लेवल पे फिर कोर्ट में चला जाता। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है सर। ठीक है। तो इसी तरह से हर एक, अब ये 3,000 4,000 का केस था, अगर ये 3 लाख का 4 लाख का केस होता तो, या 3 करोड़ 4 करोड़ का केस होता तो दावन कुठे येते? एग्जैक्टली सर। तो इसी तरह से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंड करता है, छोटा मोटा मैटर लोग इग्नोर कर देता है, लेकिन जैसे ही मैटर थोड़ा वैल्यूएबल हो जाए लोगों को सोचना पड़ता है। तो मैं थोड़ा झगड़ा करके लोगों को अवेयर किया था, और अवेयर करके मैं अल्टीमेटली जीता था। हाँ मुझे मार खाना पड़ा था सर, लेकिन मैं भी मारा था, बट मुझे नहीं लगा कि मेरे मार से उसको कुछ हुआ था, बोल के वट एवर। बट ये सब एक्सपीरियंस कभी कभी हो जाता है लाइफ में। दुनिया बहुत ही खतरनाक है सर, लूटने वाले का अभाव नहीं, बट मुश्किल यही है कि आप लूटोगे कि अपना हक अदा करोगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको, तो क्या होता है ना, उसको लगा था नया है एरिया में। हाँ मेरे को ऐसा बोला था कि मेरे मेरे को मैम को, हाँ एक घर के अंदर बोला था
चाबी लगा के अंदर रख देंगे। मैं बोला था दम है तो करके दिखाओ, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा डर लगता है सर किसी भी जगह में, जब भी नया कोई आता है ना उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, पता नहीं क्या गुंडागर्दी है। पर मैं बोला था करके दिखाओ फिर देखते हैं। तो फिर उसको, उसके बाद वो बंदा आके क्षमा मांगा था। और मैं उसको आने के टाइम पे बोला, दादा आप एक काम करो, आप ना और 500 टका एक्स्ट्रा लो सबके सामने। बोला दादा क्षमा मांगते हैं, गलती हो गया, छोड़ो। आगे देखो सर, अभी भी कभी कभी रास्ते में ना दिख जाता है, मेरे को देखते ही ना थोड़ा सा मतलब कहाँ छुपे उसको समझ में नहीं आता। ये दलाल लोग तो दिख ही जाता है सर। ठीक है। तो कहाँ छुपेगा उसको जगह नहीं मिलता है, तो वैसा है सर। अच्छा, तो फिटनेस, अच्छा अब जो मैं बात आपको करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना सर बात। द डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेंडर इज हाउएवर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। अब देखो ऑल केसेस जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें एक चीज समझ सामने आ रहा है कि बायर को ऑलवेज अवेयर रहना चाहिए। सेलर कभी भी उसका जो भी प्रॉब्लम है वो कभी नहीं बताएगा। अब कुछ चीजें एक्सेप्शन है, जैसे फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। मतलब सिंपल बात है ना, समझ गए होंगे आप लोग ऑलरेडी। मतलब जिस पर्पस के लिए बायर आपके सामने आपके पास आ रहा है, सेलर के पास, उस पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल होना चाहिए। Where the buyer makes known to the seller the particular purpose of which the goods are required, so as to show that he relies on the seller's skills or judgment, and the goods are of description which is in the course of seller's business to supply. जैसे मानो कि आप एक मेडिकल पे गए हो, आपको फीवर हुआ है। नॉर्मली हम लोग बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना, हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, छोटा मोटा केस में हम लोग मेडिकल के पास चले जाते हैं और जाके बोलते हैं कि दादा नाक थोड़ा जम गया है, कोई दवाई दो ना, है ना, फीवर हो गया है कुछ देना, क्या क्या मेडिसिन होने से। अब सब कोई तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है कि भाई पैरासीटामोल खा लेगा कि कैलपॉल खा लेगा, है ना। इस तरह का होता है ना, या फिर कोई मेडिसिन जैसे कि एजिथ्रल या फिर कोई एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक खा लेगा। सबको उतना नॉलेज नहीं है। तो बहुत सारे केसेस में, और ऐसे खाना नहीं चाहिए सर इस तरह से, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट ही करना चाहिए। बट फिर भी सोसाइटी को एक आदत हो चुका है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस के थ्रू से उसको भी समझ में आ जाता है कि भाई इस प्रॉब्लम में ये यूज करना चाहिए, उस प्रॉब्लम में वो यूज करना चाहिए। लेकिन मानो कि आप जब मेडिसिन दुकान में जाते हो, ठीक है, जैसे रिसेंटली मैंने एक ऐसा किया कि मैंने एक मेडिकल होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए गया। मैं जाके बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को कोई अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन दो। अब मुझे आप बताओ, अब ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन दुकानदार थे, ये, मुझे तो होम्योपैथिक मेडिसिन का आइडिया ही नहीं है सर, मैं तो नाम भी उतना याद नहीं रख पाता। मैं क्यों, मैक्सिमम लोगों को उतना नॉलेज नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन में। अब मैं सेलर पे ही ना पूरा छोड़ दूंगा कि भाई मेरे को फीवर है, कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन देने से ये थोड़ा बहुत फीवर जो है वो ठीक ठाक होगा, या नाक जम जम जा रहा है उसके लिए क्या करें, मतलब रनी नोज है उसके लिए कोई सही है। तो इस केस में मुझे सेलर पे ही ना जज करना पड़ेगा। हेलो, आप बात समझे कि नहीं समझे, बोलो। है सर। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट काम आ जाते हैं। तो इस केस में फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, है ना। तो आप बोलो, अब मेडिसिन का जो दुकानदार होते हैं उनको पता होता है कि कौन सा मतलब मैं तो ऐसा देखा हूँ कि डॉक्टर जो लोग अभी अभी पास किया उनसे भी ज्यादा नॉलेज मेडिसिन का जो लोग डील करते हैं उनको भी हो जाता है। ठीक है, मतलब क्योंकि इतना दिन से दुकान चला रहे हैं ना, देख देख के उनको काफी नॉलेज हो जाता है। लेकिन फिर भी कंसल्ट ऑलवेज एक्सपर्ट से ही करना चाहिए। Where the buyer makes known to the seller for the particular purpose of which the goods are required, so as to show that he relies on the seller's skills or judgment. मेरे घर के बगल में एक ऐसे ही दुकानदार है, उसके उससे एक बार एक गलती हो गया था मेडिसिन देने के टाइम पे। उसके बाद से जब भी, अब शायद उनका डेथ हो गया अभी एज होने के बाद, जब भी कोई दवाई लेने जाते ना उनके पास, जब जाता था, वो एक दवाई को कम से कम 10 बार पढ़ता था फिर जाके दवाई देता था, क्योंकि उनसे गलती हो गया था। So as to show that he relies on seller's skills or judgment, and the goods are of a description which is in the course of seller's business or to supply. It is the duty of the seller to supply such goods as are reasonably fit for that purpose. Section 16, subsection 1. An order was placed for some trucks to be used for heavy traffic in hilly country. पहाड़ी रीजन में पर्टिकुलर ट्रक, मतलब बेसिकली 4 व्हील ट्रक होता है ना। आर्मी ट्रक देखे होंगे आप लोग, जैसे 4 व्हील ट्रक होता है, 4 व्हील ही बोलता है आई थिंक इसको, जिसमें हर मतलब टायर पे कंट्रोलिंग रहता है ड्राइवर को, क्योंकि हिली रीजन में बहुत ही रिस्क होता है ड्राइव करना। An order was placed for some trucks to be used for heavy traffic in hilly area, a hilly country. The trucks supplied by the seller were unfit for the purpose of broke down.
and there is a breach of condition as to fitness. ये कंडीशन टूट गया सर, क्योंकि हिली रीजन में जो गाड़ी जरूरत होता है ना, कश्मीर के लिए हो, दार्जिलिंग के लिए हो, ठीक है, उसका अलग पर्पस होता है, ठीक है। अब अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं होता है तो आप इतना समझ लो कि वो कंडीशन ही ब्रीच हो गया, कंडीशन ही ब्रीच हो गया। 4 व्हील ड्राइव इस तरह का, ये पहाड़ी रीजन में आप देखोगे इस तरह का कार बहुत यूज होता है, ऐसा टाइप का होता है, आई थिंक मे बी। नहीं ऐसा नहीं है क्या, कुछ नाम मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को नॉलेज है तो आप लोग बता सकते हो, बट मे बी दिस काइंड ऑफ 4 व्हील ड्राइव सिंपल, हाँ ऐसा ही है। ये देखो आपको मतलब टायर देख के समझ में आए, सो वॉट एवर। तो ये सब कंडीशन है सर। तो जिस पर्पस के लिए जो कंडीशन रखा गया वो कंडीशन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कंडीशन टूट गया तो कॉन्ट्रैक्ट ही मतलब ब्रीच हो गया सर। ऐसा और भी एग्जांपल है, ये केस बना স্যার था सर। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভার্বালি হয় অ্যাকচুয়ালি, তাহলে ভার্বালি যখন হবে কন্ডিশনটা, তখন সেটা যদি ফুলফিল না হয়, তখন একজন কাস্টমার সেটা কিভাবে গিয়ে ক্লেম করবে? ও তো মানে মানে ওকে তো একটা প্রুফ রাখতে হবে না, মানে নিজের काছে একটা। सर भारबल भारबल क्लेम होना, प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। হ্যাঁ সেটাই। भारबल क्लेम प्रूफ करना मुश्किल होता है, ठीक है। आप भारबली किसी के साथ कुछ भी बात करके आओ, लेकिन उसका प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता ही है कि मतलब बोला था इसका क्या प्रूफ है, ऑब्वियसली। হ্যাঁ, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো এটাই হয়, একজন একটা ওপেন মার্কেটে, মানে যেরকম আপনি যে ফার্স্ট এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলেন ওই মিস্টার দাসের, তো সেখানেও তো মানে সে তো মুখেই বলা হয়েছিল, মানে नहीं তার नहीं नहीं কন্ডিশন। नहीं नहीं, मिस्टर दास जाके जो बोला था वो भारवाली भी बोला होगा, बट साथ में वो रिटर्न भी हो सकता है, इसीलिए तो आजकल कोटेशन यूज करता है ना। बड़े बड़े केसेस में वो क्या बोलते हैं, कोटेशन देते हैं कि ठीक है आप एक काम करो, कोटेशन दे दो मेरे को, ठीक है, ये आपको क्या क्या चाहिए, उसके बाद हम लोग बिल बना के आपको भेजते हैं। সেটা B2C তেও হয়। हाँ B2C केस में भी होता है, क्यों नहीं हो सकता। और देखो सर, जो भी रिनाउंड दुकानदार या रिनाउंड बिजनेसमैन होते हैं ना, जो भले ही ओपन मार्केट में ही क्यों ना हो, बट वो इतना मतलब अपने मर्जी से कुछ भी करेगा और उस पर कभी भी कोई केस नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। कस्टमर कभी भी किसी भी मूवमेंट में अगर वैसा कस्टमर हो ना, उसी दुकानदार को दिमाग खराब कर सकता है अगर कोई गलत होता है तो। ये डिपेंड करता है कि कस्टमर कैसा है और कस्टमर पे, कस्टमर का मतलब दम कितना है केस लड़ने के लिए, क्योंकि केस मतलब टाइम टेकिंग मैटर, समय देना पड़ता है। बट ऐसा नहीं कि प्रूव नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, मतलब हर्बल केस भी प्रूव हो सकता है। कोर्ट हर मैटर को समझता है सर, कोर्ट हर मैटर को समझता है। जैसे देखो ना, ये जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो है, आप देखे होंगे रिसेंटली हमारे पश्चिम बंगाल का हर चीज में एक ही हीरो है, दैट इज हमारे हाई कोर्ट का जो मतलब जो विचारपति है, मतलब जो हर चीज में अपना राय दे रहा है, अभी हीरो है सर। इतना बेबाकी से काम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा सीरियसली। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसा हाईकोर्ट का ऐसा हेड इससे पहले कभी क्यों नहीं मिला, ठीक है, जो सीएम तक तो नहीं छोड़ रहा है, मतलब ममता दीदी को तक भी उनके ऊपर भी बात कर दे रहा है। हाँ, कि ऐसा कैसे, जैसे रिसेंटली एक चीज पे बोला ममता दीदी का, कुछ पोइट्री वगैरह है ना, एपांग ओपांग टाइप ये सब तो ओपनली बोला है कि इमीडिएटली ये नेशनल लाइब्रेरी वगैरह से ये सब हटाओ, ठीक है क्योंकि ममता दीदी जबरदस्ती सब रखवाता है, ठीक है तो समझना पड़ेगा सर कि कैसा लोग हैं, मतलब कोर्ट में जो जज होते हैं या फिर जो हेड होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन में, दे नो एवरीथिंग, उनको सब चीज पता चल जाता है। हम लोगों को समझ में आता है कि इनको कैसे पता लगेगा, अरे इनको सब पता होता है, बस इच्छा होना चाहिए। और अगर उसके अंदर ऑनेस्टी होता है ना कि किसी भी चीज को सामने लाना है, तो कैसे भी लाएगा सर, कैसे भी लाएगा। हर चीज में प्रूफ का भी जरूरत नहीं है, बस बोलते हैं ना एक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ये ऑनेस्टी चीज आ जाए ना, तो ये कोई भी चीज को प्रूव करना इतनी बड़ी बात नहीं है। बस एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और लोगों के अंदर एक प्रॉपर, जैसे नॉर्मली आप लोग मतलब कॉन्सियसनेस, ठीक है, जिसको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, तुम्हारे तो चैतन्य हो, ठीक है, कॉन्सियसनेस, रामकृष्ण देव भी बोलते थे, मतलब विवेकानंद जी का गुरु जी, ठीक है, तुम्हारे चैतन्य हो, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सियसनेस, लोग अगर कॉन्सियस रहेंगे कोई भी चीज प्रूव करना इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन वही सर, पैसा खिला के इधर उधर करना, और दोगे तो काम करेंगे, हाँ वो सब चक्कर में ही गड़बड़ होता है। ठीक है चलो, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट, ठीक है।
Priest versus Lasty एक केस था. P, a draper, purchased a hot water bottle from a retail chemist. P asked the chemist if it would stand boiling water. If it would stand boiling water, the chemist told him that the bottle was meant to hold hot water. The bottle burst when hot water was poured into it and injured his wife. It was held that the chemist shall be liable to pay damages to P, as he knew that the bottle was purchased for the purpose of being used as a hot water bottle. वो गर्म पानी डालेगा उसमें, तो फिर बॉटल क्यों खराब मतलब ब्लास्ट किया? Where the article can be used for only one particular purpose, the buyer need not tell the seller the purpose for which he required the goods. But where article can be used for a numerous purpose, the buyer should tell the seller the purpose for which he required the goods if he wants to make the seller responsible. ठीक है, अब समझ रहे हो ना ये प्रीस्ट वर्सेस लास्ट में क्या डिसीजन लिया गया था? बायर को ऑलवेज सेलर को बोलना चाहिए, ठीक है? अब देखो आप कोई बोलेगा सर प्रूव कैसे करेगा? सर ये सब्जेक्ट टू प्रूव को लेके ना ज्यादा दिमाग मत खाओ, खुद का भी और हमारा भी। मतलब मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी मैटर पे कोर्ट में केस जाता है ना, तो पूछताछ में सारा बात सामने आ जाता है, ठीक है? भाई तुमने क्यों किया था, क्यों बॉटल, कौन सा बॉटल को तुमने मांगा था, उस बॉटल का पर्पस क्या था तुम्हारा, वो पूछताछ में ही ना वो सामने आ जाएगा सर, ठीक है? मतलब कितना भी शातिर लोग हो ना, कितने सारे बड़े बड़े लोगों को सर झूठ सच को झूठ बोला किया गया, झूठ को सच किया जाता है. इट्स नॉट अ बिग डील सर. बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या बताना चाहता है कि जब बायर कोई चीज खरीदने जाता है तो बायर को सेलर को अगर रेस्पॉन्सिबल करना है, अगर वो चाहते कि मैं सेलर को रेस्पॉन्सिबल करना चाहता हूँ, तो उसको सेलर को हर एक मैटर बताना चाहिए कि वो कितना मल्टीपल पर्पस में कोई प्रोडक्ट को यूज करेगा, ठीक है? In a Bombay Burma Trading Corporation Limited versus Aga Mohammed का केस था. Timber was purchased for the express purpose of using it as a railway sleepers. ठीक है, टिम्बर खरीदा गया था बॉम्बे बार्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से, जो रेलवे स्लीपर के काम पे आना था. पहले के जमाने में रेलवे का स्लीपर बनता था लकड़ी से, जैसे आजकल सीमेंट वगैरह का ब्लॉक होता है. जब रेल लाइन बना था ना, तो उस टाइम पे सॉल पेड़ का होता था सर, ठीक है? जैसे सेगुन साल बोलते हैं ना, साल पेड़ का ज्यादातर केस में होता था. लेकिन बाद में जब सीमेंट का यूज आया तो सॉल पेड़ का यूज बंद हो गया. तो टिम्बर वाज परचेज्ड फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ यूजिंग इट एज रेलवे स्लीपर्स एंड व्हेन इट वाज फाउंड टू बी अनफिट फॉर द पर्पस, द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी अवॉइडेड. ठीक है, तो कोर्ट डिसाइड किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुआ है सर, ठीक है? ऐसे बहुत सारा केसेस हुआ है. गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम. In case where the goods are purchased under its patent name or brand name, there is no implied condition that the goods shall be fit for any particular purpose. कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट होने के बारे में कोई इंप्लाइड कंडीशन नहीं लगता, क्योंकि वो ब्रांड नेम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शंस. Where the goods are sold by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with descriptions. If it is not so, then the seller is responsible. Goods of merchantable quality, आपको समझ में आ गया? मतलब जो बेचने लायक है. मार्चेंटेबल क्वालिटी मतलब मार्केट में सेलेबल कंडीशंस में आ जाए. Where the goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description, there is an implied condition that the goods shall be in a merchantable quality. अब मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब जो मार्केट में बेचने लायक. अब इसका क्या रूल बताऊं मैं आपको, बोलो. मार्केट में बेचने लायक, जैसे मानो कि आप आलू खरीदने जाते हो, तो क्या आप सड़ा हुआ आलू खरीदोगे? हेलो, अब कोई बोलेगा कि सर सड़ा हुआ आलू भी बिकता है. यस, आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, सड़ा आलू का भी खाना बनता है. सड़ा आलू मतलब जो थोड़ा सा खराब हो जाता है, दाग निकल जाता है, ठीक है? उसका भी ना अलग से वो एक तरह का क्या बोलते हैं सर, एक फ्राइड बना जाता है, जिसको हम लोग बंगाली में कई जगह में मैं सुना हूँ, मैं भी खाया हूँ सर, पौचा आलू बड़ा. ठीक है, आई डोंट नो आप लोग कैसे मतलब समझोगे मैटर को, बट ऐसा होता है सर, बहुत सारे चीजों में चीज बनता है. पौचा आलू का भी बड़ा खाया जाता है, आप लोग खाए कभी? हाँ, सड़ा हुआ पोटैटो का बड़ा होता है, ठीक है? मतलब जैसे वो दाल बड़ा टाइप बनता है ना, उसी टाइप का उसका भी फ्राइड बनाया जाता है. सो वट एवर. लेकिन नॉर्मल कभी भी कोई इंसान सड़ा हुआ आलू खरीदते थोड़ी जाएगा सर. हाँ, ये आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? तेरे को खेचिस पहुंचा लो बड़ा ना अरे कोई खाएंगे. कभी ट्राई करेगा तो मेरे को बताना. नॉर्मली किसी को बोलेंगे तो लोग ऐसे सुनेगा कि पौचा आलू का क्या होता है, अरे कितना सारा चीज खराब हो जाने के बाद उसका यूज होता है, ठीक है? बट नॉर्मल तौर पे उसको हम लोग को भी सोचते नहीं है कि इसका खराब हुआ चीज का क्या करें, ठीक है? सो व्हाट एवर, छोड़ो सर, अब बात समझ गए, इतना काफी है.
The rule of caveat emptor is not applicable in that case, but where the buyer has examined the goods, this rule apply if the defects were such which ought to have not been revealed by ordinary examinations. ठीक है, तो goods हमेशा marketable quality का होना चाहिए, ये seller का responsibility है. Sale by sample, seller ने sample भेजा था और बाद में गलत चीज दे दिया. सेक्शन 17 कहता है जैसे सैंपल भेजा था उसी हिसाब से बेचो भाई. ठीक है, इसमें कैवेट टेम्पटर नहीं, मतलब इसमें बायर को बी वायर कर देंगे ऐसा नहीं है. जो सैंपल में बोला था वैसा क्यों नहीं दिया, पहले सैंपल में दिखाया ओरिजिनल वाला और जब सेल किया था तुमने डुप्लीकेट वाला दे दिया. ठीक है, यही बात है. ये सब कैवेट टेम्पटर. गुड्स बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15. And trade usage, an implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. मतलब किस पर्पस में तुम ट्रेड करोगे, and if the seller deviates from that, the rule of caveat emptor is not applicable. सेलर को जैसे करना चाहिए था ट्रेड यूजेज के लिए वैसा करना चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो फिर कैवेट टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा. मतलब एट द एंड ऑफ एवरीथिंग मैंने सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया. बस एक बात याद रखे, कैवेट टेम्पटर मतलब लेट द बायर बियर, सॉरी, बायर को ऑलवेज सावधान होना चाहिए कभी भी कोई भी चीज परचेस करने के टाइम पे, बट नॉट इन एवरी केस. ठीक है, और वो कौन से केसेस में मैंने अभी आपको बताया. सेलर एक्टिवली काउंसिल अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल था, इन रेडीमेड गारमेंट बिजनेस देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन बाय यूजेज ऑफ ट्रेड दैट द गारमेंट शैल बी रीजनेबली फिट ऑन द बायर, है ना. अभी ये जो रीजनेबली फिट ऑन द बायर जो बात बोल दिया, अभी साइज का जो कॉन्सेप्ट होता है रेडीमेड के केस में, रेडीमेड के केस में अगर आप ऑर्डर देकर अलग से बना रहे हो उधर से डिफरेंट. एंड ट्रेड यूजेज, जैसे कि मानो रेडीमेड गारमेंट बनाने का काम जिसको दिया जा रहा है, आजकल मार्केट में रेडीमेड गारमेंट का बहुत मार्केट है सर. एक जमाने में रेडीमेड गारमेंट इतना नहीं बिकता था, हम लोग टेलर पे जाते थे और अपने हिसाब से उसको सील के घर ला के पहनते थे, है ना. मैं भी बचपन में काफी ज्यादा टेलर का चीज पहना हूँ, मतलब टेलर को जाके ऑर्डर करके ऑर्डर से बनवा के उसको पहनता. लेकिन आजकल तो मार्केट में इतना सारा साइजेबल वैरायटीज अवेलेबल है, लोग जाते हैं और खरीद के लाते हैं. अब उसमें वो यूज ट्रेड यूजेज, मतलब वो मार्केट में यूज ट्रेडेबल कॉन्सेप्ट पे रहे, ऐसा होना चाहिए. एंड सेलर एक्टिवली काउंसिल्स एंड defect or is guilty of fraud, where the seller sells the goods by making some misrepresentations or fraud and the buyer relies on it, or when the seller actively counsel some defect in the goods so that the same could not be discovered by the buyer on a reasonable examinations, then the rule of caveat emptor will not apply. मतलब आपको पता है कि गुड्स में कुछ दिक्कत है और फिर भी आप उसको जानबूझ के छुपा रहे हो. ठीक है, और आप बायर को ये नहीं समझने नहीं देना चाहता कि इसमें प्रॉब्लम है, मानो कहीं पर कोई टूटा हुआ है, ठीक है, और आप उसको कैसे भी तरह के जोड़ के बायर को बेच दिए, है ना. इन सच ए केस द बायर हैज अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस. और इसमें कैवेट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होता है जिस केस में सेलर जानबूझ के अपना गलती को छुपाना चाहता है. आई होप कि आप लोगों को कैवेट एम्पटर का हर एक प्रोविजन समझ में आया. क्वेश्चंस भी मैंने डील कर लिया. बोलो सर. अरे समझ में आया, कैवेट एम्पटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर. ठीक है, वेरी वेरी वाइटल कॉन्सेप्ट. मैंने हर एक पॉइंट बोला, प्रोविजंस भी बोला आपको इसीलिए. और कैवेट एम्पटर बहुत इंपॉर्टेंट है. कैवेट एम्पटर से जुड़ा हुआ कुछ भी सवाल हो सकता है सर. कैसा सवाल हो सकता है मैंने ऑलरेडी एक आपको बता दिया. नॉर्मली इसी तरह का केस स्टडीज क्वेश्चंस होता है कैवेट एम्पटर से. डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, कैवेट एम्पटर क्या है, सेलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है बताओ, बहुत कुछ पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में. केस स्टडीज क्वेश्चंस हो तो आपको एक केस देके पूछ सकता है कि इसमें बताओ बायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पैसा वापस मिल सकता है या नहीं. दे कैन आस्क यू एवरीथिंग. अच्छा, इसी चैप्टर से कंडीशन एंड वारंटी से और एक क्वेश्चन करते हैं. मिसेस गीता वेंट टू लोकल राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप. ठीक है, राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप, जहां पर होलसेल रेट में आपको चावल और आटा मिलता है. ठीक है, चावल और गेहूं, आटा नहीं गेहूं मिलता है, व्हीट. ठीक है, राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप एंड आस्क फॉर 100 kg ऑफ बासमती राइस. और जाके बोला कि हमें 100 kg बासमती राइस दे. ठीक है, द शॉपकीपर कोटेड द प्राइस ऑफ द सेम एज 125 per kg टू व्हिच शी एग्रीड. और उसने बोला कि ओके ठीक है दे दीजिए. मिसेस गीता इंसिस्टेड दैट
she would like to see the sample of what will be provided to her by the shopkeeper before she agreed upon such purchase. खरीदने से पहले थोड़ा सैंपल देखना चाहता. The shopkeeper showed her a ball of rice as sample. उसको दिखाया, एक बॉल में सैंपल लेके दिखाया. The sample exactly correspond to the entire lot. और जो सैंपल उसने दिखाया पूरा लॉट में जो था और सैंपल में जो था वो सेम था. The buyer examined the sample casually without noticing the fact that even though the sample was that of basmati rice, but it contained a mix of long and short grains. समझ रहे हैं सर? The buyer examined the sample casually without noticing the fact that even though the sample was that of basmati rice, sample basmati का ही है पर उसमें long और short grain mixed up किया हुआ है. The cook जो खाना बनाते हैं, opening the bags, complained that the dish, if prepared with the rice, would not taste the same as the quality of rice was not as per the requirement of the dish. जैसे बासमती राइस का जो नॉर्मल यूजेज है, ठीक है, फ्राइड राइस वगैरह में है ना, या फिर पुलाव वगैरह में हम लोग यूज करते हैं बासमती राइस, या फिर बिरयानी वगैरह में यूज करते हैं. आई थिंक मैं उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ सर, ठीक है, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बोला. तो जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो, फ्राइड राइस हो, उसके लिए जो रिक्वायर्ड राइस का जरूरत है वो इस पर्टिकुलर राइस में नहीं है. और मिसेस गीता want to file a suit for a fraud against the seller, alleging him of selling mix of good and cheap quality rice. Will she be successful? क्या मिसेस गीता ऐसा कर सकते हैं? Decide. মিসরিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে. हाँ बोलो. মিসরিপ্রেজেন্টেশনের জন্য এটা. मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक है. Decide the fate of the case. तो इस केस का क्या भाग्य निर्धारण हुआ? And options open to the buyer for grievance redressal. आपको बोला अपने ग्रीवेंस, जहां पर उसका बायर का प्रॉब्लम सुलझा जाएगा एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिसेस गीता स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू लेंथ ऑफ राइस? अगर वो सही महीने में उसका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है तो हमारा आंसर में क्या कुछ बदलाव होता. ये है केस. अगेन रियल लाइफ सिनेरियो, ऐसा हम सबके साथ होता है ना. तो जब भी हमें इस तरह का रियल लाइफ सिचुएशन सामने आता है, लॉ के जरिए उसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, हम उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं. एग्जाम का क्वेश्चंस भी ऐसा पूछ सकता है. देखो सर, केस स्टडीज क्वेश्चंस करने का एक फायदा क्या है, उसमें आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाता है और साथ में केस का जवाब भी देने का तरीका पता चल जाता है. दैट इज द बेनिफिट ऑफ केस लॉ क्वेश्चंस. केस लॉ क्वेश्चन भले ही आपको पढ़ के थोड़ा समझ में नहीं आए कि भाई करना क्या है, बोलना क्या है, अरे बोलना तो वही है जो प्रोविजंस है. अब प्रोविजंस मतलब डायरेक्ट बातें कि लॉ क्या कहता है इस पर्पस के लिए. सो लॉ का केस ऐसे ही चलता है. लॉयर क्या करता है हमेशा, केस कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, पेचीदा समझते हो, गोलमेले है ना, घुमा हुआ, चाहे कोई भी केस कितना भी बड़ा हो, कितना भी पेचीदा हो, बट उसके लिए रूल क्या कहता है. कोई किसी को मर्डर कर दिया, चाहे चाकू से करे, चाहे छुरी से करे, चाहे ब्लेड से करे, कुछ भी हो लेकिन मर्डर का क्या रूल है और उसके बारे में क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशंस में या क्रिमिनल लॉ में, बस उतना जानना ही तो काफी होता है. बाकी खून खुद से करे, किसी और से करवाए, हाँ वो अलग बात है. बट हर चीज का एक डायरेक्ट आंसर होता है, हर चीज का एक डायरेक्ट प्रोविजंस होता है. बस हमें केस में वो ढूंढना है कि पूछा क्या है. बट आप कभी भी देखो ना, कोई भी केस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. मेनली प्रॉब्लम होता है उसके सोल्यूशन तक पहुंचने का, मतलब जो बेसिकली एक जासूस का काम होता है. ठीक है, कौन खूनी है ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, खून करने में क्या सजा है वो तो लॉ बताता है, उसमें क्या दिमाग लगाना. मेन प्रॉब्लम है कि खून किया है कि नहीं किया है वो प्रूव करना. दैट इज लाइक अ जासूस का काम. ठीक है, कि इस टाइम पे तुम कहां पर थे, तो तुम क्यों नहीं आए थे, ठीक है, तो तुम्हारे तो उसमें तुम्हारा फिंगरप्रिंट क्यों है. ये लॉ थोड़ी बोल रहा है, ये तो जासूस बोल रहा है. हाँ सर, मतलब डिटेक्टिव. कभी कभी लॉयर खुद डिटेक्टिव बन जाते हैं. एक बड़ा अच्छा करता है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीरीज, मैं देखता हूँ जब भी उसका सीरीज आता है. क्रिमिनल जस्टिस बोल के बड़ा ही फेमस एक्टर है सर बिहार का, क्या नाम है उनका, क्रिमिनल जस्टिस देखे हो आप लोग? अरे पंकज त्रिपाठी जी का, हाँ
वो खुद एक्चुअली लॉयर है, लेकिन वो खुद जासूस बन जाता है केस को सॉल्व करने के लिए। हाँ, देखे हो कभी? नहीं देखा तो जरूर देखना सर। ये सब लॉ का केस देखने से लॉ के बारे में थोड़ा आइडिया लगेगा कि चलो किस तरह से होता है नहीं होता है, एक आइडिया तो लगेगा। चलो हमारा इस केस में क्या जवाब देना है वो देख लेते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, in a contract of sale by sample there is an implied condition that the bulk shall correspond with sample in quality। जो बल्क में मिला है और जो सैंपल में दिया है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। The buyer shall have the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with sample। बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए बल्क के साथ सैंपल का मिल है कि नहीं है। इन द इंस्टेंट केस ऐसा बहुत होता है, पता है आपको। जैसे अच्छा चलो आपको आगे आगे मैं केस सिनेरियो बताता हूँ और भी ऐसा कैसे कैसे होता है। इसका भी मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता हूँ आपको। वही फैमिली बिजनेस रिलेटेड एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम होता है ये सब सिनेरियो में और उसका क्या प्रावधान क्या है या नहीं है। अच्छा, buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with sample। In the instant case, the light of the provision of subclause B of subsection 2 of section 17, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इसको, section 17 subsection 2 subclause B, ठीक है, of the act क्या बताता है? Mrs. Geeta will not be successful as she casually examined the sample of rice without noticing the fact that even though the sample was that of basmati rice, but it contained a mix of long and short grain which exactly correspond to the entire lot, ठीक है, और जो लॉट के साथ एग्जैक्टली कोरिस्पॉन्ड है, जो लॉट में था वही सैंपल में दिया गया है ना सर। In the instant case, the buyer does not have any options available to her for grievance redressal. In case Mrs. Geeta specified an exact requirement as to length of rice, then there is an implied condition that the goods shall correspond with the descriptions. If it is not, so the seller will be held liable। मतलब हमारे इस केस में दो पॉइंट सामने निकल के आ रहे हैं, दो पॉइंट सामने निकल के आ रहे हैं सर। तो वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, क्योंकि ये सेल बाय सैंपल का केस है, सेल बाय सैंपल पे अगर सेलर को रेस्पॉन्सिबल करना है तो आप जाके बस सेलर को बोलो कि भाई मुझे इतना लेंथ का राइस चाहिए, ठीक है, आप जाके बोल दो। अगर सेलर ने आपको ऐसा नहीं दिया तो सेलर लायबल हो जाएंगे। बट अगर आप खुद को होनू समझते हो मतलब आप समझ गए ना, खुद को होनू समझना मतलब आप अपने आप को, आप खुद का जो जजमेंट है उसी जजमेंट पे डिसीजन लेना चाहते हो। खुद सैंपल चेक किया, सैंपल के साथ बल्क को भी देखा, पर फिर भी समझ में नहीं आया कि एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, ठीक है, मिक्स्ड अप है ग्रेड में, तो मतलब अभी खुद आप देख लिया ना, तो आप खुद देख के भी समझ नहीं पाए तो आपके पास कोई प्रोविजन नहीं रहेगा क्लेम करने। लेकिन अगर आप अपना रिक्वायरमेंट दुकानदार को जाके बोलते और फिर भी दुकानदार आपको गलत चीज देता, फिर आपके पास दुकानदार को रिस्पॉन्सिबल करने का मौका मिल जाता। लेकिन यहाँ पर तो आप दुकानदार के ऊपर जजमेंट नहीं छोड़े ना, डिसीजन कॉन्सेप्ट तो आप खुद के ऊपर रखे कि मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही मुझे लेना है। बस अगर आपसे गलती हुआ तो दुकानदार के ऊपर क्यों जाएगा लायबिलिटी। तो फिर क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन बना सर? अरे आप लोग बोल रहे थे मिसरिप्रेजेंटेशन, बट ये मिसरिप्रेजेंटेशन तो है नहीं। यस सर। ठीक है, ये होता है लॉ सर, ठीक है। लॉ इसी तरह से न्यूट्रल मोड में बात करता है, कभी सेलर की तरफ भी बात करेगा, कभी बायर की तरफ भी बात करेगा, तभी तो नियम है ना। इसीलिए तो कहते हैं कानून अंधा है। अंधा मतलब कानून अंधा क्यों है? हाँ, देखना कानून का आग बांधा रहता है, क्यों? ताकि वो किसी की तरफ बायस न हो जाए। हाँ सर, कानून अंधा होता है इसीलिए क्योंकि वो बायस नहीं हो सकता। तो चलो और देखते हैं। X consult Y, a motor car dealer, for a car suitable for touring purpose to promote the sale of his product. Y suggests Sandro and X accordingly buys it from Y. The car turns out to be unfit for touring purpose.
What remedy X is having the under sale of goods and 1930? ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। ये सेम कॉन्सेप्ट में मैंने बात किया, मैं इस क्वेश्चन को डील नहीं करूँ। Mrs. G bought a tweed coat from P. When she used the coat, she got rashes on her skin. As her skin was abnormally sensitive, but she did not make this fact known to the seller. That is P, Mrs. G filled in case against the seller to recover damages. Can she recover damages under the sale of goods act 1930? भाई क्रीम वगैरह दिया है सर, ट्वीट कोट जो भी नाम दे दो, बट उनके स्किन पे रैश आ गया। अब उनका स्किन सेंसिटिव है, इस चीज के बारे में उन्होंने पहले से नहीं बताया, तो क्या इस केस में सेलर लायबल है या बायर डैमेज क्लेम कर सकता है? हाँ सर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा वो जान लो। Normally in a contract of sale there is no implied conditions and warranty as to quality or fitness for any particular purpose of goods supply. Normally ऐसा कोई रूल तो है नहीं। The general rule is that of KB Templar. General rule क्या है? Let the buyer be aware. यही general rule है, that is let the buyer be aware. But where the buyer expressly or impliedly makes known to the seller, जहां पर वो expressly मतलब बोलता है या impliedly बोलता है particular purpose for which the goods are required and also relies on the seller's skill and judgment and what this is the business of the seller to sell such goods in the ordinary course of his business, the buyer can make the seller responsible. In the given case, Mrs. G purchased the tweed coat without informing the seller, that is P, about the sensitive nature of her skin. Therefore, the C cannot make the seller responsible on the ground that the tweed coat was not suitable for her skin. And Mrs. G cannot treat it as a breach of implied condition as to fitness and quality and has no right to recover damages from the seller. बड़ा ही सुंदर सा समझ में आ रहा है ना? पूरा केस समझ में आ गया था कि भाई उन्होंने तो बताया नहीं, तो फिर क्यों डैमेज क्लेम कर सकता? नहीं कर सकता। समझ में आ गया रे? और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Certain goods were sold by sample by A to B, who in turn sold the same goods by sample to C. ध्यान से सुनना बात। Certain goods were sold by sample, कुछ goods sample के थ्रू से सेल किया जा रहा है, A से B के पास जा रहा है, who in turn sold the same goods by sample to C. मतलब B C को भी sample के तौर पे C को दे रहा है। C by sample sold the goods to D. The goods were not according to the sample, but goods as per sample नहीं है। मतलब आप समझे, सब कोई सैंपल चेक किया, मतलब बी में से ए बी से द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल बाय ए टू बी। ए बी को गुड सेल कर रहा है, लेकिन सेल कैसे कर रहा है? पहले सैंपल दे रहा है और फिर बोल रहा है कि बाकी मैं भेज दूंगा। फिर बी वही सैंपल सी को दे रहा है, फिर सी बोल रहा है अच्छा ठीक है, अच्छा है, तो भी बोला कि ठीक है हम भेज देंगे। फिर सी डी को दे रहा है वही सैंपल और फिर बोला अच्छा ठीक है हम भेज देंगे। The goods were not according to the sample, but बाद में जो goods का sample है mainly जो A से actually transfer चालू हुआ है वो as per sample नहीं है। Therefore D, who found the deviation of the goods from the sample rejected the goods and gave a notice। मतलब ultimately goods किसके पास आया? A B को बोला, B C को बोला, C D को बोला, और ultimately receive कौन किया? D। The D who found the deviation of the goods, जिसने देखा कि sample के साथ goods का difference and rejected the goods and gave a notice to C. Then C should B and B should A advise B and C under the Sale of Goods Act 1930. आपको ये पूछ रहा है कि आप B और C को क्या बोलोगे अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ए बी को सैंपल दिया, बी सी को सैंपल दिया, और सैंपल के तौर पे ऑर्डर जा रहा है सर। बी सी को सैंपल दिया, सी डी को सैंपल दिया, अल्टीमेटली ए से पूरा गुड्स डी के पास आ गया। ठीक है, बोल दिया डिलीवरी डी के घर पे इस एड्रेस पे होगा, ठीक है, नो इशू। पर डी ने नोटिस किया कि प्रोडक्ट एज पर सैंपल नहीं है, बिकॉज एक्चुअली
प्रोडक्ट रिसीप्ट डी नहीं किया, बाकी सबने तो बस सैंपल देखा। D who notice the deviation of the goods from the sample can reject the goods and treat it as a breach of implied condition, क्योंकि वो कंडीशन ही टूट रहा है। As to sample, which provide that when the goods are sold by sample, the goods must correspond to sample in quality, and the buyer should be given reasonable time. Buyer को reasonable time मिलना चाहिए and opportunity of comparing the bulk with sample. Whereas C can recover only damages from B, and B can recover damages from A. For C and B, it will not be treated as breach of implied condition as to sample, as they have accepted and sold the goods according to section 13 subsection 2 of the Sale of Goods Act 1930. थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना सर? He can recover only damages from B, and B can recover only damages from A. For C and B, it will not be treated as breach of implied condition. इनके लिए कोई breach of condition नहीं हुआ है as to sample, इसीलिए तो वो सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो सैंपल देखा है और फिर पास कर दिया। For C and B, it will not be treated as breach of implied condition as to sample, as they have accepted, सैंपल के तौर पे उन लोग एक्सेप्ट किया and sold the goods according to section 13 subsection 2 of Sale of Goods Act 1930. सैंपल एक्सेप्ट भी किया और सेल भी किया, इसीलिए वो सिर्फ डैमेज रिकवर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। बोलो सर। बात समझ में आएगी? मुझे ठीक है। नॉर्मली ब्रीच ऑफ कंडीशंस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बट बी और सी के केस में क्योंकि वो सैंपल को एक्सेप्ट किया और सेल कर दिया, तो ऐसे सिचुएशंस में वो बेसिकली डैमेज ही क्लेम कर पाएगा, बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाएगा। डी कर सकता है, डी कर सकता है, डी कर सकता है। হ্যাঁ ডি করতে পারবে কারণ ডি একসেপ্ট করেনি। एग्जैक्टली, वेरी गुड, समझ में आ गया सबको? और एक क्वेश्चन था, चलो आई होप कि आप लोग आज का क्वेश्चन आंसर सेशंस बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये पर्सन परचेज ब्रेड फ्रॉम अ बेकर शॉप, ठीक है? द पीस ऑफ ब्रेड कंटेंट अ स्टोन, पीस ऑफ ब्रेड कंटेंट अ स्टोन, ठीक है? In it which broke buyer's tooth while eating, ऐसा तो होता है ना, हाँ? खाने के अंदर अगर स्टोन आ जाता है और खा के दांत टूट जाए, ऐसा हो सकता है। Now, what are the rights available to the buyer against the seller under the Sale of Goods Act 1930? बायर के पास क्या राइट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत? अगर ब्रेड पे स्टोन आ जाए और वो स्टोन खा के, मतलब स्टोन दांत में चिबा के किसी का दांत टूट जाए तो, हाँ सर, बड़ा ही गजब केस है और ऐसा होता भी है। दिस इज अ केस रिलेटेड टू इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये होलसमनेस का केस है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इम्प्लाइड कंडीशंस है होलसमनेस व्हिच प्रोवाइड्स दैट द ईटेबल एंड प्रोविजंस, मतलब जो बेसिकली ईटेबल के केस में होता है, and provision must be wholesome, that is they must be fit for human consumption. कोई भी फूड पे पत्थर नहीं आ सकता। जो बंदा खाना सप्लाई कर रहा है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ह्यूमन कंजम्पशन लाइक चीजें आप दो, जो होलसमनेस को प्रूव करता है। इन दिस केस द पीस ऑफ ब्रेड कंटेंट स्टोन व्हिच ब्रोक बायर्स टूथ व्हाइल ईटिंग, thereby considered unfit for consumption. Hence the buyer can treat it as breach of implied condition as to wholesomeness and can also claim damage from the seller. बिल्कुल राइट है, बायर को राइट है, क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन का नहीं है, क्योंकि ह्यूमन पत्थर नहीं खा सकता, ह्यूमन पत्थर नहीं चिबा सकता दांत से, इतना दम नहीं है हमारे दांतों में। समझ रहे सर? सी हम लोग ओमनीवोरस ही है सर, कोई कोई बोलता है कि हम लोग कार्निवोरस भी है, ओमनीवोरस भी है, बट मैं जितना समझता हूँ कि ह्यूमन बीइंग का जो टीथ का क्वालिटी है वो ओमनीवोरस का ही है। हाँ, काऊ से थोड़ा बेहतर बोल सकते हैं, लेकिन कार्निवोरस तो नहीं है। जो भी हो,
आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब ये जस्ट मैं अपना परसेप्शन बताया, बाकी साइंस के हिसाब से आप लोग जानते हो मेरे से ज्यादा। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्योंकि ये होलसमनेस नहीं था, ह्यूमन कंजम्पशन लाइक नहीं था, तो ऐसे केसेस में ये कंडीशन ब्रीच हुआ है, और कंडीशन ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और डैमेज भी साथ में क्लेम होगा, और कॉन्ट्रैक्ट भी তো कैंसिल हो স্যার सकता কোন ড্যামেজ ক্লেম করবে, ব্রেডের পয়সা নাকি দাঁত? है। दांत, দাঁত ক্লেম করবে। दांत के लिए जो खर्चा होगा वो क्लेम कर सकता है। আচ্ছা, वेरी गुड क्वेश्चन सर। ब्रेड का पैसा नहीं, दांत ऑब्वियसली उसका जो लॉस हुआ है ना, ये लॉस है उसको, ठीक है, ये लॉस क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन टूटा है ना, कंडीशन टूटने से ये क्लेम कर सकते हैं। कंडीशंस में तो सब कुछ क्लेम हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकता है, डैमेज भी क्लेम हो सकता है। वारंटी पे अगर वारंटी टूटे तो सिर्फ डैमेज क्लेम हो सकता है, इस पे दांत बिल्कुल क्लेम करेगा, मतलब दांत का जो खर्चा वगैरह होगा क्लेम कर सकता है। বুঝেছি। ठीक है, अच्छा और कोई न्यू क्वेश्चंस? अच्छा यहाँ पर कुछ एमसीक्यू भी है, हम लोग जरूर एक बार ट्राई करना सर। अगर नोट्स नहीं है मेरे आप लोगों के पास तो मेरे से एक बार ले लो और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू कर दो। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये वाला बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है उसमें उसमें ओनरशिप ट्रांसफर के साथ क्या कनेक्शन है? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पासिंग ऑफ रिस्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट की नजर से देखो तो बहुत वाइटल है फ्रॉम एग्जाम पर्पस एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशंस। मतलब बड़ा से बड़ा बिजनेस आज की डेट में फ्लिपकार्ट देख लो, अमेजन देख लो, है ना, डीटीडीसी देख लो, कुरियर सर्विस कंपनी देख लो, ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी देख लो, सभी यही कॉन्सेप्ट में काम करता है। थोड़ा सा गलती किसके ऊपर रिस्क जाएगा वो बात करेंगे सर। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पासिंग ऑफ रिस्क, वीवीआईपी पॉइंट है सर, वीवीआईपी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखते हैं फिर। ओके सर। ओके, बाय Bye, सर। sir. ओके सर, टाटा बाय। Sir. यस রাখছি सर, দাদা। टाटा। ओके टाटा, टाटा सबको टाटा।